Good morning, students. I am Anu Yadav, your GK teacher of 4th class from MLP International School, Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 15. It is the National Games. Students, in this chapter we have given some countries and their national games. So, हमें इस चैप्टर में मैच करना है नेशनल गेम को कंट्री के साथ. So let's start our chapter number 15. It is the national games. Do you have the knowledge about the national game of famous countries around us? Students, आप सभी जानते हैं कि आपको नॉलेज है कि आपको इस चीज की जानकारी है कि जो भी हमारे अराउंड्स में कंट्रीज है, फेमस कंट्रीज है, उनके नेशनल गेम क्या हैं. इफ यस, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. अगर आप जानते हैं तो आपको क्या करना है, कंट्रीज को किससे मैच करना है, नेशनल गेम के साथ मैच करना है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. एक साइड में हमारी कंट्रीज गिवन है और दूसरी साइड में नेशनल गेम्स गिवन है. सो स्टूडेंट्स, हमें कंट्रीज को किससे मैच करना है, नेशनल गेम के साथ. लेट्स स्टार्ट. अवर नंबर 1 इज इंडिया. जो हमारी इंडिया है उसका फेमस गेम क्या है, हॉकी. उसका फेमस गेम स्टूडेंट्स हॉकी है. इट इज हॉकी, HOCKEY. सो राइट नंबर 1 बिहाइंड हॉकी. सेकंड इज यूएसए. यूएसए जो कंट्री है उसका नेशनल गेम क्या है स्टूडेंट्स, इट इज बेसबॉल. जो बेसबॉल है वो वहां का यूएसए का नेशनल गेम है. थर्ड वन इज जापान. जापान जो है वहां का नेशनल गेम क्या है, जूडो. जो हम सुनते हैं जूडो कराटे, वो वहीं का नेशनल गेम है जापान का. जूडो इज द नेशनल गेम ऑफ जापान. फोर्थ वन इज इंग्लैंड. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो क्रिकेट. आप सभी ने क्रिकेट का नाम सुना हुआ है. और क्रिकेट कौन से देश का नेशनल गेम है, आप बता सकते हैं, इंग्लैंड का. यस, क्रिकेट. सो राइट नंबर 4 बिहाइंड क्रिकेट. आपको क्रिकेट से किससे मैच करना है, इंग्लैंड के साथ क्रिकेट को मैच करना है. फिफ्थ वन इज स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड जो हमारा देश है, जो हमारी कंट्री है, वहां का नेशनल गेम क्या है, रग्बी फुटबॉल. जो रग्बी फुटबॉल है वो वहां का नेशनल गेम है. सिक्स्थ वन इज चाइना. चाइना जो हमारी कंट्री है, स्टूडेंट्स यू ऑल नो चाइना इज आवर नेबरिंग कंट्री एंड द नेशनल गेम ऑफ चाइना इज टेबल टेनिस. टेबल टेनिस जो है वो चाइना का नेशनल गेम है. सो राइट नंबर 6 बिहाइंड टेबल टेनिस. सेवंथ इज पाकिस्तान. पाकिस्तान है, वहां का नेशनल गेम क्या है, हॉकी. स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि इंडिया है, जो इंडिया का नेशनल गेम भी हमने पढ़ा है, हॉकी है. और पाकिस्तान का भी नेशनल गेम क्या है, हॉकी ही है. सो राइट नंबर 7 बिहाइंड हॉकी. एट्थ वन इज कनाडा. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ कनाडा, इट इज आइस हॉकी. आइस हॉकी है, जो बर्फ में हॉकी खेली जाती है, वो कनाडा का नेशनल गेम है. नाइन्थ इज रशिया. रशिया का फुटबॉल जो है नेशनल गेम है. फुटबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ रशिया. सो राइट नंबर 9. आपको 9 नंबर लिखना है फुटबॉल के पीछे. 10th इज मलेशिया. मलेशिया का नेशनल गेम है बैडमिंटन. बैडमिंटन इज द नेशनल गेम ऑफ मलेशिया. सो राइट नंबर 10. 11th इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है क्रिकेट. यस स्टूडेंट्स, जो हमारा इंग्लैंड है उसका भी नेशनल गेम क्रिकेट है और जो ऑस्ट्रेलिया है उसका भी नेशनल गेम क्या है, क्रिकेट है. स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस आवर चैप्टर नंबर 15 द नेशनल गेम्स. हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स. सी, फर्स्ट इज इंडिया. द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी. सेकंड इज यूएसए. द नेशनल गेम ऑफ यूएसए इज बेसबॉल. Third is Japan and the national game of Japan is judo. Fourth one is England. England जो हमारा देश है and the national game is cricket. Fifth is Scotland. The national game of Scotland is rugby football. Sixth is China and the national game is table tennis. Seventh is Pakistan. National game of Pakistan is hockey. Eighth is Canada and the national game of Canada is ice hockey. Ninth is Russia. National game of Russia is football. Malaysia. Badminton is the national game of Malaysia. And 11th is Australia.
Again, the national game of Australia is cricket. So students, I hope you understand our chapter, the national games. आप students write the numbering behind the games. आपको ऐसे मैच नहीं करना, क्रॉस करके आपको नंबरिंग करनी है. Fill it in your book, and students also write it in your fair notebook in neat and clean writing and learn them. Thank you students. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 16, local government of India. Dear students, local government of India के अंदर हमारी एक्सरसाइज नंबर D आज हम करेंगे. So let's we start. Dear students, एक्सरसाइज नंबर D है हमारी. राइट T for true and F for false statement. ट्रू लिखना है, T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ए जिला और डिस्ट्रिक्ट इज मेड ऑफ मैनी ब्लॉक्स. जो जिला और डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत सारे ब्लॉक्स से मिलकर बने हुए हैं, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा. सेकंड है ए नगर पंचायत हैज ए टर्म ऑफ 6 ईयर. कह रहा है कि जो नगर पंचायत है वो 6 ईयर के लिए होती है, तो ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये नगर पंचायत की टर्म कितने ईयर के लिए होती है? 5 ईयर के लिए होती है. थर्ड है एक ग्राम पंचायत इज ए बॉडी ऑफ इलेक्टेड पीपल. जो ग्राम पंचायत है ये चुने हुए लोगों द्वारा एक गवर्नमेंट मतलब कार्य करने की वो है, तो ये क्या आएगा? ट्रू आएगा. जो ग्राम पंचायत है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है. फोर्थ है टू लुक आफ्टर पब्लिक सैनिटेंस ओ इन गवर्नड बाय लोकल गवर्नमेंट. जो पब्लिक जो भी चीज़ें होती हैं, पब्लिक जो प्लेसेस हैं, उनका ध्यान रखने के लिए लोकल गवर्नमेंट का गठन किया जाता है, लोकल गवर्नमेंट चुनी जाती, तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट लास्ट हमारी है पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द टाउन ऑफ इंडिया. जो पंचायती राज है वो इंडिया के अंदर टाउन्स का गवर्नेंस का सिस्टम है, तो ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि पंचायती राज इंडिया के अंदर विलेजेस की गवर्नमेंट है, तो लास्ट में क्या आएगा? फॉल्स आएगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर ई है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसके अंदर आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज पंचायती राज? व्हाट इज पंचायती राज? आंसर क्या आएगा? इन विलेजेस देयर आर 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायती राज. गांव के अंदर जो गवर्नमेंट का 3 टायर सिस्टम है वो क्या कहलाता है? पंचायती राज कहलाता है. इन विलेजेस, इन IN VILLAGES विलेजेस, देयर THERE देयर आर 3 THREE 3 टायर एट TIRE टायर सिस्टम SYSTEM सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट GOVERNMENT गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायती राज. गांव के अंदर जो गवर्नमेंट का 3 टायर सिस्टम है वो क्या कहलाता है? पंचायती राज कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ जिला परिषद. जो जिला परिषद है उसका क्या महत्व है, किन चीजों पर वो कार्य करती है, उसके बारे में बताना है. तो आंसर क्या आएगा? द पब्लिक PUBLIC पब्लिक वर्क्स हेल्थ एजुकेशन एंड चाइल्ड वेलफेयर एटसेट्रा इन द डिस्ट्रिक्ट आर लुक आफ्टर बाय द जिला परिषद. क्या कह रहा है कि पब्लिक वर्क्स यानी पब्लिक के कार्य जैसे हेल्थ है स्वास्थ्य से संबंधित, एजुकेशन शिक्षा से संबंधित, या चाइल्ड वेलफेयर या अदर और भी जो कार्य हैं वो डिस्ट्रिक्ट पर किए जाते हैं. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कार्य किए जाते हैं उनको कौन देखते हैं? कौन सी गवर्नमेंट देखती है? जिला परिषद देखती है. तो क्या आएगा? द पब्लिक PUBLIC पब्लिक वर्क्स WORKS वर्क्स हेल्थ HELTH हेल्थ एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन एंड चाइल्ड वेलफेयर CHILD चाइल्ड WELFARE वेलफेयर एटसेट्रा इन द डिस्ट्रिक्ट DISTRICT डिस्ट्रिक्ट आर लुक आफ्टर LOOK लुक AFTER आफ्टर बाय द जिला परिषद ZILA जिला
PARISHAD जिला परिषद। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं और जो एक्सरसाइज नंबर डी की है ट्रू फॉल्स की, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में बहुत अच्छी राइटिंग में राइट करनी है और इनको लर्न भी करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। Good morning student. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we already complete exercise 6.4. Now in this class we will do our exercise 6.5. My dear student, in this exercise we find the prime factorization using factor tree method and division method. So student, first of all we understand prime factorization. After that we solve our questions. Prime factorization. Every composite number can be written as a product of prime number. हर composite number को prime number के product means गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है. This is called prime factorization of a method. यही एक number का prime factorization कहलाता है. There are 2 methods of finding prime factorization. Students, prime factorization find करने के 2 methods है. First is factor tree method and second is division method. Now first factor tree method. In this method we follow some steps. First is write the number to be factorized on top. जिस नंबर को फैक्टराइज करना है उसको टॉप में लिखा जाता है. Now second is choose any pair of a prime number और ए कंपोजिट नंबर. फिर एक पेयर चूज करेंगे, उसमें एक प्राइम नंबर होगा एंड एक कंपोजिट नंबर होगा. स्टेप 3, कंटिन्यू टू फैक्टराइज द कंपोजिट नंबर टिल वी गेट ऑल द फैक्टर एज ए प्राइम नंबर. हमें कंपोजिट नंबर को तब तक फैक्टराइज करना है जब तक कि सभी फैक्टर्स प्राइम नंबर नहीं हो जाते. नाउ स्टेप 4, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन. नाउ आप सभी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में राइट करना है. फॉर एग्जाम्पल 6 स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर है, इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जिससे डिविजिबल है. यहाँ पे 2 से डिवाइड किया गया है. स्टूडेंट 2 को यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर राइट किया गया है एंड अगेन जो कंपोजिट नंबर आया है उसको एक सर्कल के अंदर राइट किया है. ये ऐसा किया है ताकि आप अच्छे से पहचान सको प्राइम नंबर इधर साइड में और कंपोजिट नंबर इधर है. नाउ स्टूडेंट्स, कंटिन्यू इसको तब तक डिवाइड करना है तब तक लास्ट में एक प्राइम नंबर या कोएफिशिएंट 1 नहीं आ जाता. आफ्टर दैट स्टूडेंट वी राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर. Now second method is division method. In this method we divide the given number successfully by the smallest possible prime number till the quotient become 1. Student, इस मेथड में हमें गिवन नंबर को स्मॉलेस्ट पॉसिबल कंपोजिट नंबर से तब तक डिवाइड करना है तब तक कि हमारा क्वोशंट 1 नहीं बन जाता. स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर मीन्स वो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो गिवन कंपोजिट नंबर को कंप्लीट डिवाइड करे. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है. इसमें 48 एक कंपोजिट नंबर है, इसको पॉसिबल प्राइम नंबर से कंटिन्यू डिवाइड किया गया है तब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक. आफ्टर दैट वी राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर. नाउ स्टूडेंट, वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. Question number 1, find the prime factorization of the following numbers by using factor tree method. Question number फर्स्ट में हमें factor tree method को यूज करके prime factorization find out करने हैं. Now student, part A is 18. स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे, इसके अंदर 18 को राइट करेंगे. अब हम इधर एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और इधर एक सर्कल बना लेंगे. स्टूडेंट्स, स्क्वायर बॉक्स के अंदर हम अपने प्राइम नंबर राइट करेंगे और इससे आप इजिली पहचान सकते हैं हमारे प्राइम नंबर कौन से हैं और उनको इजिली राइट कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, हम चेक करेंगे 18 किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होगा. स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं या वो खुद के टेबल में आते हैं. स्टूडेंट्स, 18 है वो 2 की टेबल में आता है. नाउ 2 9 जा 18. स्टूडेंट्स, हम 9 को अगेन डिवाइड करेंगे. स्टूडेंट्स, 9 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में तो आता नहीं है, तो किसकी में आएगा? 3 के में. 3 3 जा 9. स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. लास्ट में हमारे पास 3 आ गया. 3 एक प्राइम नंबर होता है, लेकिन स्टूडेंट हम 3 को 3 प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके इधर साइड में राइट कर लेंगे. इससे हमारे सारे प्राइम नंबर वो एक साइड में आ जाएंगे. आप इनको इसलिए राइट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, 3 1 जा 3. नाउ स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18. 2 multiply 3 multiply 3.
पार्ट जी 51। स्टूडेंट सबसे पहले हम 51 को एक सर्कल के अंदर राइट कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे 51 किस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। स्टूडेंट 51 है जो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके वंस पहले पे इवन नंबर हो या 0 हो। नाउ स्टूडेंट हम 51 को 3 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट आप साइड में इनको डिवाइड करके भी राइट कर सकते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 27। नाउ स्टूडेंट हमारे पास 17 एक प्राइम नंबर आ गया है, लेकिन आगे भी हम इसको 17 प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। इससे हमारे प्राइम नंबर एक साइड में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट 17 1 जा 17। नाउ स्टूडेंट आवर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 51 इज 3 and 17। Now student part J 136. I think student you understand. Now you can easily do remaining parts of question number 1. Now second question, find the prime factorization of the following numbers by division method. Student second question में हमें prime factorization division method से find करने हैं। Student division method और factor T method दोनों same है, बस इनमें फिगर्स चेंज है और दोनों का आंसर भी सेम ही होता है। नाउ पार्ट ए इज 16। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 16 को ऐसे इस फिगर्स में राइट कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि 16 कौन से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। स्टूडेंट 16 में वंस पहले पे 6 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16। नाउ 8 भी 2 की टेबल में आता है। 2 4 जा 16। Now again we divide 4 by 2. 2 2 जा 4. Now 2 1 जा 2। स्टूडेंट डिवीजन में हम तब तक कंटिन्यू डिवाइड करते रहेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन 1 नहीं आ जाता। सो स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2। Now स्टूडेंट पार्ट सी 75। सबसे पहले हम 75 को इस फिगर में राइट कर लेंगे। 75। नाउ स्टूडेंट अब हम चेक करेंगे ये किससे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है। स्टूडेंट्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके वंस पहले इसका एक ओड नंबर है। नाउ हम स्टूडेंट्स इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15। स्टूडेंट्स ये 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो हम इससे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15। नाउ स्टूडेंट्स 25 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये किससे डिविजिबल है? 5 से। 3 5 जा 15। स्टूडेंट्स अगेन हम 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5। सो स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 इज 3 multiply 5 multiply 5। नाउ स्टूडेंट पार्ट एच 100। स्टूडेंट सबसे पहले हम 100 को इस फिगर में राइट कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे ये किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है। स्टूडेंट इसके वंस पहले पे 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। नाउ 2 5 जा 10 0। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10। स्टूडेंट्स अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब हम चेक करेंगे 25 किससे डिविजिबल है। स्टूडेंट 25 5 की टेबल में आता है, तो इसलिए 5 से डिविजिबल है। 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5। नाउ स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5। नाउ स्टूडेंट पार्ट जे 215। स्टूडेंट सबसे पहले 215 को हम इस फिगर में करेंगे ये कौन से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है। स्टूडेंट इसके वंस पहले पे 5 है जो कि एक ओड नंबर है, सो 2 से डिविजिबल नहीं है। नाउ स्टूडेंट हम 3 से चेक करेंगे। 3 7 जा 21, तो स्टूडेंट 5 है वो लेफ्ट रह जाता है, तो 3 से भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। नाउ हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20 और 5 3 जा 23। स्टूडेंट्स ये 5 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15। ना स्टूडेंट 43। अब हमारे पास एक प्राइम नंबर ही आ गया जो कि 43 से ही डिविजिबल होगा। सो स्टूडेंट 43 1 जा 43। ना स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 215 इज 5 multiply by 43।
I think student you understand. Now you can easily do remaining parts of question number 2. क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टर 3 मेथड से क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, बट इनमें कुछ फिगर्स मिसिंग है, उनको राइट करके क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नाउ पार्ट बी, स्टूडेंट 104 कौन से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होगा कि आंसर 52 आए 2 से। 2 5 10 एंड 2 2 4। नाउ स्टूडेंट 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 2 4 एंड 2 6 12। नाउ स्टूडेंट 26 को कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 13 आए? अगेन स्टूडेंट 2 से, 2 1 2 एंड 2 3 6। नाउ स्टूडेंट पार्ट सी, स्टूडेंट 882 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 4 8, 2 4 8 एंड 2 1 2। नाउ स्टूडेंट अगेन 441, 1 को किस प्राइम नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 147 आए? स्टूडेंट लास्ट में ओड नंबर है 1, सो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो किससे होगा? 3 से। 3 1 3, 3 4 12 एंड 3 7 21। नाउ स्टूडेंट 147 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 4 12 एंड 3 9 27। नाउ स्टूडेंट 49 ऐसे कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड करें कि आंसर हमारा 7 आए? तो स्टूडेंट 3 की टेबल पे 7 नंबर पे तो 49 नहीं आता है, किसकी टेबल में आता है? 7 नंबर पे। 7 7 49। स्टूडेंट पार्ट ए आपको खुद करना है। स्टूडेंट आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन इजिली डू कंप्लीट क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन योर फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। सो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। Hello student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our word meanings and it exercise. Exercise A, B and C. Now in this class, we will start our question answer D, E and F exercise. So let's start. Part D. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच पर्टिकुलर बी इज टॉक्ड अबाउट इन द पोएम। इस पोएम में किस पर्टिकुलर बीज की बात की गई है? तो किसकी की गई है? हनी बीज की। आंसर क्या हो जाएगा? हनी बीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मच किंग्स रूल इन द किंगडम ऑफ द बीज। बीज के राज्य में, मधुमक्खी के राज्य में कितने किंग काम करते थे? तो कितने किंग थे उसमें? एक किंग था, ओनली 1 किंग। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैन वी कॉल द बीज एज डिसिप्लिन। क्या हम बीज को डिसिप्लिन कह सकते हैं कि बीज डिसिप्लिन में रहती है? तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी ट्रू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सही है। यस, वी कॉल द बीज एज डिसिप्लिन। हाँ, हम बीज को डिसिप्लिन में कह सकते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन होती है और हार्ड वर्किंग होती है। पार्ट डी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डू द बीज मार्च टूवर्ड्स वेलवेट फ्लावर्स। आंसर होगा, बिकॉज विच प्लेस दे विद मैरी मार्च ब्रिंग होम। क्योंकि वो मधुमक्खी की कलियों का जो रस होता है वो लूट कर कहाँ रख लेती थी? अपने होम में एकत्रित कर लेती थी अपना हनी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेयर डज द किंग बी लिव। किंग कहाँ रहता था? आंसर, द किंग बी लाइव वेयर सम लाइक मैजिस्ट्रेट्स कैरेक्ट एट होम। किंग वहाँ रहता था जहाँ पर क्या होता था? जो उसका कार्यालय
जान ले था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट ड्यूटी इज असाइंड टू बी ड्रोन बी। ड्रोन बी को क्या ड्यूटी असाइन की गई थी? आंसर है द ड्यूटी ऑफ ड्रोन बी इज द लेजी योइंग ड्रोन। जो ड्रोन बी थी उसको कौन सी ड्यूटी गई थी? द लेजी योइंग ड्रोन की ड्यूटी दी गई थी। पार्ट एफ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट लेसन डू वी गेट फ्रॉम द हनी बीज। हनी बीज से हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है? आंसर है वी गेट ए लेसन फ्रॉम द हनी बीज दैट द वर्ल्ड ऑफ बीज इज़ अ वर्ल्ड ऑफ ऑर्डर एंड सिस्टम। जो बीज का वर्ल्ड है वो किस चीज़ का वर्ल्ड है? एक सिस्टम से चलने का और एक ऑर्डर, एक हार्ड वर्किंग में चलने का है। सो वी लर्नड दैट वी शुड ऑलवेज लिव इन अ ऑर्डर एंड सिस्टम। तो हमें इस चीज़ से क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक ऑर्डर और सिस्टम से अपनी लाइफ को क्या करना चाहिए? जीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द वर्क परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ ऑफिसर्स। जो हमारे शॉर्ट ऑफिसर्स थे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी वर्क के बारे में बताना है कि वो कौन कौन सा वर्क परफॉर्म करते थे। देन आंसर है दे हैव अ किंग। उनका क्या होता था? एक किंग भी होता था। एंड ऑफिसर्स ऑफ शॉर्ट अदर लाइक मर्चेंट्स। कुछ क्या होते थे? व्यापारी होते थे। वेंचर्स उद्यमी होते थे। ट्रेड अब्रोड अदर्स लाइक सोल्जर्स आर्म्ड in their stings. And question number 3 है what inspired the poem to write this poem। इस पोएम को लिखते समय क्या इंस्पायर किया गया है पोएम में? we inspired the poem that। हमें इंस्पायर मिला इस पोएम से क्या? द हनी बीज आर वेरी सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन। जो हनी बीज होती हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से जीने वाली और डिसिप्लिन्ड होती हैं। द पोइट वंडर्स। पोइट भी इस चीज़ से क्या है? हैरान है। सो वी लर्न दैट। तो हमें क्या शिक्षा मिली इससे? वी शुड बी मच मोर हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन। तो हमें इससे शिक्षा मिली है कि हमें भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ 7th चैप्टर। ये हमारी पोएम थी एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर। राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Very good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. In our today class, students, we will start with class 4th and chapter number 12. Today we will start our new chapter 12, force, energy and work. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12, फोर्स, एनर्जी एंड वर्क। ओके, फोर्स मीन्स क्या होता है? बल। एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा। और वर्क मीन्स क्या होता है? कार्य। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ टुडे वी विल डू डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स वी गेट स्टार्ट। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल। सेकेंड इज फ्रिक्शन, FRICTION, फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज मशीन्स, MACHINES, machines. Next energy, ENERGY, energy. Fifth is pulling, PULLING, pulling. Next is rougher, ROUGHER,
GHER, rougher. Next is pavement, PAVEMENT, pavement. Next, hydropower, HYDROPOWER, hydropower. Ninth is electricity, ELECTRICTY, electricity. Okay students, so these are difficult words of this chapter. Okay, you will write in your fair notebook and learn also. Today we will start our new chapter 12, force, energy and work. Force means क्या होता है? बल, एनर्जी, ऊर्जा, एंड वर्क क्या होता है? कार्य. In this chapter we will read about force. फोर्स के बारे में पढ़ेंगे अब इस चैप्टर में. टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, ठीक है. एंड टाइप ऑफ फोर्सेस में ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल फोर्स. एनर्जी के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी, वर्क एंड मशीन. सो लेट्स वी गेट स्टार्ट. फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स क्या है? पुश और पुल है. किसी भी चीज को धक्का लगाना या फिर खींचना, वो क्या है? फोर्स है, ठीक है. Force can move an object that is stationary or stop an object that is in motion. Force क्या करता है? किसी भी चलती हुई चीज को रोक देता है और जो रुकी हुई चीज है उसको मूव करने में हेल्प करता है हमारी. देखो आप यहाँ पे फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज को धक्का लगाना या फिर किसी भी चीज को खींचना, ये क्या है? फोर्स लगा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स. फोर्स में ऑल्सो चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. तो कोई भी चीज मोशन में है तो उसकी अगर हम फोर्स लगाएंगे उस पर, तो उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है, उसकी गति और उसकी जो डायरेक्शन है, उसको दोनों को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. इट में चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और फोर्स लगा के हम किसी चीज की शेप भी चेंज कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे इस पे बॉटल पे फोर्स लगाया और इसकी शेप को हमने चेंज कर दिया, ठीक है. टाइप ऑफ फोर्स इन नेचर. नेचर में कितने टाइप के फोर्स हैं? देयर एग्जिस्ट 2 टाइप ऑफ फोर्स इन नेचर. यहाँ पे 2 टाइप्स के फोर्स है नेचर में. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इज फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल मीन्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट. 2 चीजों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑल ऑब्जेक्ट विद मास हैव ग्रेविटेशनल फोर्स. जिन चीजों में मास है, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उन सभी के बीच में. दिस फोर्स एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट. ये फोर्स एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, एक चुंबक की तरह एक्ट करता है. जैसे चुंबक अपनी तरफ चीजों को खींचती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी अपनी तरफ चीजों को पुल करता है. पुलिंग ऑब्जेक्ट टुगेदर. ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ग्रेविटी क्या करती है? हर चीज को अर्थ का जो सेंटर है वहां पे खींचती है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली एवरीडे लाइफ. ये हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. विदाउट अर्थ ग्रेविटी वी वुड फ्लाई राइट ऑफ इट. अगर ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? फ्लाई करेंगे, उड़ने लग जाएंगे. आपने कभी सोचा है हम उड़ते क्यों नहीं है? क्यों नहीं उड़ते? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो हम अर्थ पे ही रहते हैं, है ना. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो हम फ्लाई करने लग जाएंगे. इफ़ यू किक अ बॉल. अगर आप किसी बॉल पे किक करते हो, इट वुड फ्लाई ऑफ फॉर एवर. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो ये हमेशा उड़ती रहेगी, ठीक है. ग्रेविटी होल्ड्स एवरीथिंग क्लोज टू दिस प्लानेट. ग्रेविटी क्या करती है? इस प्लानेट पे हर चीज को पास रखती है, ठीक है. ट्रीज, वाटर, एनिमल्स, बिल्डिंग्स एंड द एयर वी ब्रीथ आर ऑल हेल्ड हेयर बाय ग्रेविटी. ये सभी हमारे पास किसकी वजह से हैं? ग्रेविटी की वजह से. जो ट्रीज हैं, जितने भी वाटर है, एनिमल्स है, बिल्डिंग्स है ना, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, वो सभी हमारे पास किसकी वजह से आते हैं? ग्रेविटी की वजह से. इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ विच कीप्स द अर्थ इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच में. वो क्या करता है? अर्थ के अराउंड जो सन
का ऑर्बिट जो है उसको वो किसकी वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून कीप द मून इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये भी मून को ऑर्बिट कराता है अर्थ के अराउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए ये ऑर्बिट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। जो सेकंड टाइप है वो कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण। फ्रिक्शन फोर्स दो चीज़ों के, दो सरफेसेस के बीच में होता है जिसकी वजह से स्लाइड कर पाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ चल पाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ही हम मूव कर पाते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज स्लो ए मूविंग ऑब्जेक्ट डाउन। फ्रिक्शन क्या करता है? मूविंग जो ऑब्जेक्ट है उसको स्लो कर देता है। रफर द सरफेस, सरफेस रफ होगा, ग्रेटर इज द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हम चल ही नहीं पाएंगे। ज़्यादा आपने देखा है जहाँ पे ज़्यादा रफनेस होती है जिस सरफेस पे आप चल पाते हो, नहीं चल पाते हो, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है। स्मूथर द सरफेस लेसर इज द फ्रिक्शन। अगर आप स्मूथ सरफेस पे जाते हो, किसी मार्बल के फर्श पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? स्मूथ सरफेस होता है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो वहाँ पे हम स्लिप कर जाते हैं कई बार। ठीक है, फ्रिक्शन कैन बी ए यूजफुल फोर्स। फ्रिक्शन वो यूजफुल फोर्स है बिकॉज इट प्रिवेंट आवर शूज फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन द pavement when we walk and stop the tires of a car for skidding on the road. फ्रिक्शन वो फोर्स है, घर्षण वो फोर्स है जिसकी वजह से हम अपने आप को, जो हमारे शूज़ हैं उसको वो कहाँ नहीं गिरते, स्लाइड नहीं करते, गिरते नहीं हैं हम रोड के ऊपर। और जो हम जब वॉक करते हैं हम, ठीक है, या स्टॉप करते हैं अपनी कार को, तो वो स्किड नहीं करती, गिरती नहीं है। तो किसकी वजह से है? ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, समटाइम्स वी वॉन्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कुछ कई बार हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वी यूज ऑयल टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इनसाइड अ कार इंजन। कार के इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे हम ऑयल लगा देते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। द ऑयल होल्ड द सरफेस अपार्ट। जो ऑयल है वो क्या करता है? जो सरफेस है उससे दूर चला जाता है। एंड कैन फ्लो बिटवीन दैम। और जो कार के जो पार्ट्स हैं उसके बीच में फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, द रिड्यूस फ्रिक्शन मीन्स, फ्रिक्शन को कम करने का मतलब क्या है? देयर इज लेस वियर ऑन द कार्स मूविंग पार्ट्स एंड लेस हीट प्रोड्यूस। अगर हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे तो जो हीट होगी वो कम प्रोड्यूस होगी उसके बीच में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों में करा रही कक्षा 4 का पाठ 8 विशेषण। सबसे पहले यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको हम पढ़ते हैं। राम के घर के पास हरा भरा बगीचा है, उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हैं। पास ही सुंदर सरोवर है, उसके पानी में सफ़ेद हंस तैर रहे हैं। आपने क्या क्या देखा? हरा भरा बगीचा, रंग बिरंगे फूल, सुंदर सरोवर और सफ़ेद हंस। तो ये हरा भरा, सुंदर, रंग बिरंगे, सुंदर और सफ़ेद शब्द क्या कह रहे हैं? ये शब्द बगीचा, फूल, सरोवर और हंस की विशेषता बता रहे हैं, इनकी खासियत बता रहे हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, यहाँ बगीचा, फूल, सरोवर और हंस क्या है? ये क्या है? संज्ञा शब्द, नाम है। ठीक है, और उसमें तथा उसके, ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है, नाम के स्थान पर आने वाले शब्द। इसका मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। आप अच्छे हैं, मेहनती हैं, समझदार हैं। ये रेखांकित शब्द क्या है? ये विशेषण है।
क्या आप इन्हें अपने लिए प्रयोग कर सकते हो? सोचिए, अगर विशेषण न होते तो कैसे बताते कि सूरज कैसा है, आकाश कैसा है, आइसक्रीम कैसी है। विशेषण के भेद मतलब क्या है? इनकी विशेषताएं बताई जाती है ना कि सूरज कैसा है, गर्म है, सूरज की विशेषता क्या है, गर्म है। आकाश कैसा है, नीला है, आकाश की विशेषता क्या है, नीला। आइसक्रीम कैसी है, ठंडी, आइसक्रीम की विशेषता क्या है, ठंडी। तो अगर विशेषण न होते तो इनकी खासियत कैसे बताई जाती, इनकी विशेषता कैसे बताई जाती। तो आपको समझ में आएगा कि विशेषण क्या होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा की या किसी नाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अभी आ जाते हैं हम विशेषण के भेद पे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, काल, आकार, रंग आदि विषय में बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख रंग बिरंगे, यहाँ विशेषता क्या किस में बताई जा रही है, इसके रंग की विशेषता। स्कूल के छोटे बड़े सब विद्यार्थी पिकनिक पर गए, छोटे बड़े या आकार की विशेषता बताई जा रही है। सभी बच्चे खुशी से झूम रहे हैं, या अवस्था की किस दशा में बच्चे खुश है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, काल, आकार, रंग आदि की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित एवं अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की या तो निश्चित संख्या बताए या अनिश्चित संख्या। ठीक है, जैसे परीक्षा में कक्षा के 7 बच्चे प्रथम आए, या निश्चित है कितने बच्चे, 7, क्या आए, प्रथम। संख्या का पता है 7 और प्रथम। ठीक है, तो ये निश्चित संख्या बताई गई है, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। बहुत से लोगों को भरपेट खाने भी नहीं मिलता। लोग क्या गिने जाते हैं, लोगों की संख्या गिनी जाती है, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण में आता है। लेकिन संख्या का पता नहीं है, बहुत से, पता नहीं कितने, संख्या अनिश्चित है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है बेटा माप या तोल। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित माप तोल संबंधी विशेषता बताने का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज 2 लीटर दूध दे दीजिए, या निश्चित है कितना दूध लेना है, 2 लीटर, निश्चित परिमाण बताया गया यहाँ पर। मुझे थोड़ा गर्म पानी चाहिए, थोड़ा या थोड़ा गर्म पानी। पानी का भी सभी को पता है कि पानी को गिन नहीं सकते हम, क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। तो परिमाणवाचक में वो चीज़ें आती है जो नापी और तोली जाती है, और संख्यावाचक में बताया मैंने वो चीज़ें आती है जो गिनी जाती है। तो यह इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों में संख्या दिए रखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है संख्या को देख के कि जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, जो संज्ञा है, वो गिनने वाली है या नापने या तोलने वाली है। तो यहाँ दूध क्या है, दूध को हम नाप के ख़रीदते हैं ना, ऐसे ही पानी भी लीटर में मिलता है, गिने नहीं जाती है दोनों चीज़ें। तो ये परिमाणवाचक विशेषण में आएंगी। ठीक है, इसके बाद है अगला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के रूप में संज्ञा की विशेषता बताने वाले, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं, वो सर्वनाम वो क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस बाग के आम बहुत मीठे हैं, यहाँ इस क्या है, सर्वनाम है, और बाग क्या है, संज्ञा। तो ये संज्ञा से पहले लगकर इसकी विशेषता बता रहा है,
तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। सरोवर के पास स्थित यह बाग हरा भरा है, या बाग से पहले जो यह आया ये क्या है, सर्वनाम है जो बाग की विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, इस सब को आपको याद करना है। इस पाठ को एक बार अपनी बुक से ध्यान से दोबारा पढ़ना है। इसका अभ्यास कार्य मैं कल कराऊंगी। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।